बड़ा सुंदर जगह है। शायद हिंदुस्तान में जो सबसे सुंदर स्थानों की सूची बने उसमें पालमपुर सबसे ऊंचे पायदान पर आपको मिलेगा। मैं देश के हर हिस्से में गया, इसलिए मैं कह सकता हूँ। और अभी भी लोगों को, अपने मित्रों को पूरी दुनिया में खबर करता हूँ, पूछते हैं आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं इलाका बताता हूँ कि यहाँ स्नो लाइन कितनी नज़दीक है, यहाँ धौलाधार दिखते हैं, यहाँ की वादियाँ कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बहादुरों, वीरों की धरती है, मेहनतकश लोगों की ज़मीन है ये, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना योगदान किया है, ना कि हिमाचल को बनाने में, बल्कि हमारी सरहदों की रक्षा करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हर युद्ध हुआ, हर चुनौती जब भारत के सामने आई, कांगड़ा के, चंबा के, इस इलाके के लोग बहादुरी से सामने आए। इसीलिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र उन्हीं वीर शहीदों को है, उनके नाम हैं, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अपना मुल्क, अपना देश सुरक्षित रहे, हमारे अपने भाई बहन बच्चे सुरक्षित। हम नमन करते हैं उन शहीदों को। कोई भी देश जो अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता, अपने राष्ट्र निर्माताओं का सम्मान नहीं करता, जिन्होंने भारत के लिए, भारत के हर हिस्से के लिए कुछ काम किया हो, वो देश कमजोर होता है। कोई कृतज्ञता की बात नहीं होती। मैंने ये जिक्र इसलिए किया कि इस भारत देश में क्या लंबे संग्राम के बाद, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, कांग्रेस की अगुवाई में, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया और उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, सुभाष चंद्र बोस, ये सूची बहुत लंबी है। सबसे ज़्यादा समय अंग्रेज़ों की जेलों में जवाहरलाल नेहरू रहे थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद अपनी दूरदर्शिता से बड़ी संस्थाएं बनाई। इस देश के अंदर प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी ने कायम किया, बराबरी का अधिकार दिया, संविधान ने भी दिया, और प्रजातंत्र कायम करके वोट का अधिकार दिया, बिना किसी भेदभाव के, इलाके के, धर्म के, गरीब के, अमीर के, सब किसी को एक वोट दिया, जो आज देश की शक्ति है। क्या आप तय करेंगे कौन सी दिशा में देश चले, आगे वाले 5 साल किस विचारधारा की सरकार बने, किस सोच की सरकार बने। और अगर कोई सरकार काम नहीं करी है ठीक तरह से, उसकी भी जवाबदेही तय जनता करती है। यही प्रजातंत्र की शक्ति है। पर पिछले कुछ सालों से जिन्होंने देश बनाया, देश एक दिन में नहीं बनता, एक बरस में नहीं बनता, एक दशक में नहीं बनता, सब लोग मिलके बनाते हैं। पर सरकार की सोच होनी चाहिए, जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा काम होता है। अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ हुआ तो गलत हुआ। ये दुख की बात है, अच्छी बात नहीं। मेरी सलाह कि अभी भी सुधर जाओ। दूसरी तरफ के लोगों, हमारे मुंह से कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी होगी। अगर किसी और का अच्छा काम रहा है,
हमने उसको भी स्वीकार किया, चाहे इस प्रांत के अंदर या देश। क्या हमारी विचारधारा अलग रही? हमारे मुंह से कभी आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कोई कटु शब्द नहीं सुना, अडवाणी जी के बारे में नहीं सुना। तो ये तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी दिन रात कोसते। क्या ये सीखा है, ये सिद्धांत है, ये संस्कृति है? इंदिरा गांधी शहीद हुई हिंदुस्तान के लिए, राजीव गांधी शहीद है देश के, भारत के लिए शहीद हुए हैं, और रोज कोसना, झूठ बोलना, अपमानित करना, दुख लगता है इसका। क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को, नौजवानों को? इतिहास को कलंकित कर रहे हैं। सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना होता है। अपनी बात बताएं, अपना इतिहास रचो, अपने शहीदों के नाम गिनाओ। वही स्वतंत्रता सेनानी कोई बड़ा नाम है तो बताओ हिंदुस्तान को, जिसका आपकी सोच के साथ कोई रिश्ता रहा। तो सरदार पटेल जी को ले गए हमारे, बताना पड़ता है। अच्छी बात है, मैं तो धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी मूर्ति लगाई। उसके नीचे यह नहीं लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्रता सेनानी थे। बारदोली में सत्याग्रह हुआ था जब अंग्रेजों ने लगान लगाई थी किसानों पर, बाद में एक फिल्म भी बनी थी लगान। वो सत्याग्रह कामयाब हुआ और महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ऐसे वो सरदार बने और कांग्रेस के सरदार बने। खैर, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो चुनाव में जाते हैं, ये तो सारा टाइम चुनाव में रहते हैं, हम समय पर आके बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो तथ्यों पर आधारित है, सच्चाई पर आधारित है। अब अगर सरल बात में कहूं, पर सच्ची बात, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का कई चीजों से झगड़ा रहता है। देश में एक तो कटुता फैलाना, लकीरें खींचना, लोगों का ध्यान बटाना, अपनी वायदा खिलाफी का कोई जवाब ना होते हुए ध्यान भटकाना, किसी को दूसरे पर निशाना लगाना, समाज में नफरत। क्या सच्चाई से झगड़ा रहता है? कभी झगड़ा कभी तो बंद करो, सीखो। अगर कोई आत्मा है वहां चिंतन करो, आपके अच्छे काम होंगे, बताइए। निरंतर दूसरों को कोसना तो बंद करो। 10 साल हो गए, कोसते कोसते आए, हमने सोचा 1 साल बोलेंगे, 2 साल बोलेंगे, 10 साल हो गए। चलिए, अब जाने का समय है। जो हवा है आज देश में, ये 2014 और 2019 का चुनाव नहीं है, ये 2024 का चुनाव है। लोग समझदार हैं, हिमाचल के, इस इलाके के, पूरे देश के, पढ़े लिखे हैं, सब जानकारी रखते हैं। अब आपके यहाँ अगर कोई चीज हुई हो, आपको पता है, अगर आशीष बुटेल जी ने कुछ कहा, वो हुआ या नहीं आपको पता होगा ना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कोई वायदा किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, वो उस पे खरे उतरे या नहीं, वो भी आपको पता होगा। नहीं हुआ तो आप सवाल पूछेंगे। तो हिंदुस्तान की हुकूमत से नहीं सवाल पूछेंगे। जरा मैनिफेस्टो उठा लो 2014 का, क्या कहा? 2 करोड़ रोजगार 1 साल,
15 लाख रुपए सबके खाते में। आपने वोट दे दिया, ठगा गया सारे लोग। और बाद में क्या कहा, वो तो जुमला था। अब ये नई परंपरा आप देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, स्वस्थ परंपरा नहीं राजनीति कि वायदा करो, ठग लो लोगों को। और ये भी सोचो कि लोग तो याददाश्त उनकी खत्म हो चुकी है, वो सवाल नहीं करेंगे भाई उस वायदे का क्या हुआ। अगली बार आओ, पिछले वायदे का जिक्र मत करो। आप पूछ नहीं सकते, क्यों पूछ रहे हो? नया वायदा कर जाओ। तीसरी बार आओ, नया वायदा कर दो। पुराने का कोई हिसाब ही नहीं। अब हिसाब कब लिया जाता है? हिसाब तो देखो, बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, मास्टर भी इम्तिहान लेते हैं। आप सब लोग मेहनत से कमाते हो, फिर भी टैक्स देते हो। जिनकी आमदनी ज्यादा है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। हिसाब तो सबको रखना पड़ता है। एक ऐसी सरकार है जो हिसाब में विश्वास ही नहीं करती, जवाबदेही को मानती ही नहीं है। अब ये मौका आता है प्रजातंत्र में, ये अधिकार आपका है। हम लोकशाही हैं, जनतंत्र है, भारत गणतंत्र है। भारत संविधान और कानून पर चलने वाला देश रहा है। उस संविधान ने आपको ताकत दी है और वो ताकत सरकार बनाती है। कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। कोई व्यक्ति भारत के प्रजातंत्र की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। और ये आपको दिखाना अपने मत से सवाल करके और हिसाब मांग के। अगर हम रहे हैं, मेरे पास जिम्मेवारियां रही, आप सबको मालूम है, हम उसका हिसाब देते हैं कि जनता का अधिकार है। जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मुख्यमंत्री, हम उस पर कायम हैं। ये अदालत में चले गए रोकने के लिए, ओपीएस के भी खिलाफ है, महिलाओं को 1500 रुपए देने के भी खिलाफ है कि फार्म ना भरे जाए, रोक लगाई जाए। मालूम है ना आपको? बीजेपी गई, क्यों गई? पहले तो कहते थे कि गारंटी नहीं पूरी करेंगे, जब कर रहे हैं तो तुम अदालत में रोकते हुए जा रहे हो। इनकी ये कामयाब नहीं हुए, फॉर्म भरे जा रहे हैं और इन्होंने आपको बता दिया। जैसे आचार संहिता खत्म हुई, चुनाव खत्म हुआ, अप्रैल और मई का पैसा सीधा खातों में जाएगा और जून खत्म होते जून महीने का जाएगा 1500 रुपये हर महीने। हमने अपने आपके मैनिफेस्टो में भी कई बातें कही हैं जो देश का मैनिफेस्टो लिखा है, उसका मैं थोड़ा जिक्र जरूर कर दूंगा। पर उससे पहले दो बात करूं। एक तो ये चुनाव एक पर्व है, त्योहार है प्रजातंत्र का। 100 करोड़ मतदाता मत डालेंगे। ये संख्या अमेरिका और पूरे यूरोप की जनसंख्या को जोड़ दे, उससे भी 20 करोड़ ऊपर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पूरी दुनिया की निगाह इस चुनाव पर है कि भारत के लोग क्या फैसला करें। आपके सामने दो विचारधारा है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की। मैं उनको राजनीतिक विरोधी मानता हूं, व्यक्तिगत निजी नहीं, क्योंकि हम सब एक देश के हैं। हमारी सोच और उनकी सोच में बहुत फर्क है। तो जो उनसे के साथ सहमत नहीं, वो दुश्मन है, हम नहीं कहते। पर हमारी विचारधारा समावेशी है। हमारा देश अपनी विविधता के लिए जाना चाहता है। बचपन से पढ़ाते हैं बच्चों को अनेकता में एकता। हम बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुजाति देश। हर सूबे की अपनी पहचान है, राज्यों की ज़बानें हैं, भाषाएं हैं, जिसको भारत का संविधान भी स्वीकार करता है। अगर उसका सम्मान ना हो तो देश मजबूत नहीं हो सकता, देश कमजोर होता है। ये क्या सिखाते हैं?
लकीरें खींचना। हम मजबूत देश हैं, कमजोर नहीं है। पर ये भी मैंने कहा था, अभी पीछे आपने सुना होगा, 2 दिन पहले धर्मशाला में नामांकन पत्र भरने के बाद जो जनसभा थी उसमें विस्तृत हमारी पहले बैठी हैं, हाँ, प्रिंसिपल, अध्यापक, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, फौज के लोग हैं। 2014 से पहले हिंदुस्तान नहीं था, दुनिया नहीं जानती थी हमको, परमाणु शक्ति नहीं थे, तो इंदिरा गांधी बना गई थी पोखरण का विस्फोट करके, अंतरिक्ष में नहीं गए थे हम। ये तो ऐसे दिखाते हैं कि इससे पहले कुछ हुआ नहीं, हमारी पहचान ही नहीं थी, बड़ा कमजोर देश था। अरे जिस देश की फौज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जीत हासिल करी, बांग्लादेश आजाद कराया, पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया, 1 लाख युद्धबंदी भारत में आए, और वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा। आज ये क्या कहते हैं? कुछ बातें कई बार बताना जरूरी हो जाती है, कुछ बातें याद दिलाना भी जरूरी हो जाता है। ये मौका ऐसा है बड़े फैसले का, ताकि गलत भ्रामक प्रचार ना हो जो कर रहे हैं। आशीष जी ने कहा गलत बात के अच्छी नहीं होगा, कुछ अपना काम बता दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपके आशीर्वाद से हिमाचल की जनता ने, हमारे नेतृत्व में इंदिरा जी, खासतौर पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, राजीव गांधी, बाद में सोनिया जी के साथ लंबे समय काम किया, मुझे अवसर मिला, एक नहीं अनेक। हम तो एक छोटे राज्य से, हम सब लोग, तो छोटे राज्यों की सोच तो बड़ी है। तो शिमला में मेरा जन्म, पालन, पोषण, शिक्षा हुई, पर ये इलाका ऐसा है जहाँ मैं दशकों से आता रहा हूँ। हमने यहाँ जब छात्र संगठन की इकाइयाँ बनाई, यहाँ का हर कॉलेज से मैं वाकिफ हूँ, पूरे हिमाचल के। युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, कोई ब्लॉक नहीं है कांगड़ा का, चंबा, पूरे हिमाचल का जहाँ मैं ना गया हूँ। मेरे पुराने जमाती, मेरे पुराने मित्र सब मिलते हैं, कुछ तो बेचारे नहीं रहे, परिवार उनके आज भी संबंध है, संपर्क है। हमारे समय के लोग जो ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के बन गए, जिला के बन गए, MLA बन गए, मंत्री बन गए। उसी तरह चंबा में, उसी तरह दूसरे। पर जो अवसर हमको मिले देश में जाकर, हमने अपने प्रदेश को याद रखा, वो फर्ज था। हमारा पासपोर्ट नहीं बनता था हिमाचल में। जब मैं विदेश मंत्री बना, पहला फैसला था, मैंने फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया कि फाइल का नोट तैयार करो और हमारे दस्तखत दो मंत्री के, हमारे हिमाचल को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस दिया जाए और खोला जाए। वो खोला शिमला में। उसमें प्रावधान किया गया कि उसकी एक्सटेंशन जिलों में भी लेके जाए। अब आपका पासपोर्ट यही बनता है ना। पहले पुराने ज़माने की बातें याद करो, जब मैंने अपना पासपोर्ट बनाया था कितनी कष्ट हुआ था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, महीनों लग जाते थे, तंग होते थे। अब तो आपको, हमारे बच्चों को जो देश के बाहर जाना चाहते हैं, पासपोर्ट मिलता है 20 दिन में है जी, 20 दिन में 3 दिन में मिलता है, लेकिन 20 दिन में है 20 दिन में आ जाएगा। 20 दिन में आ जाता है, तो अच्छा काम है ना ये। अब इसको क्यों नहीं ये लोग कहते, मेरे बीजेपी वालों के भी तो बच्चों के बने होंगे, कम से कम कह दो आनंद शर्मा जी ने किया था, धन्यवाद। नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे, झूठ जरूर बोल देंगे, गलत नहीं बात। अब बड़ी संस्थाओं का इन्होंने कुछ जिक्र किया। अब चाय का है, कांगड़ा की चाय मशहूर है, उसको दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर ले गए। मैं 5 साल तक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, आप में से कईयों ने सुना होगा, डेवोस में आए साल जनवरी महीने, भारत के प्रतिनिधिमंडल का डेलीगेशन का इकोनॉमी मिनिस्टर होने के नाते मैं लीडर था पूरे 5 साल। और एक हमने जगह बना रखी थी दुनिया के लोगों से बात करने को, बड़े नेताओं से, उसका नाम था इंडिया अड्डा, डेवोस में। वहाँ
हमारे होटल की चेन के बड़े, या तो एक बार ताज वाले जाते थे, कभी आईटीसी वाले, जितने वहाँ पे बड़े लोग आते थे दुनिया के, वो वहीं आते थे, क्योंकि वहाँ उनको इतनी ठंड थी, -25 टेम्परेचर, उसमें उनको चाय, कॉफ़ी, कबाब, टिक्का, जो खाना हो गर्म उनको मिलता था, और तोहफे भी मिल जाते थे जो लीडर हमसे मिलने आते थे। क्योंकि मेरे पास वाणिज्य मंत्रालय था, सारे बोर्ड हमारे अंदर थे, और मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर भी बना था 3 साल, 3.5 साल रहा। तो टीज ऑफ इंडिया का एक तोहफा दिया जाता था, बहुत अच्छा बक्सा, इसमें 4 चाय होती थी, गोल सिलिंड्रिकल बॉक्सेस में, और कांगड़ा टी, दार्जिलिंग और असम और नीलगिरी के साथ कांगड़ा टी हर डब्बे में, दुनिया के हर कोने में। सबसे ऊंची कीमत कांगड़ा टी की आई। 2 ही जगह पे थे टी बोर्ड के दफ्तर, रीजनल हेडक्वार्टर पालमपुर में स्थापित किया, इनकी मांग पर, ब्रिज बिहारी लाल बुटेल जी की मांग पर और अशोक की। इन्होंने बाकी काम भी बताए। चाहे टी का म्यूजियम भी बना दिया पालमपुर में, वो भी पालमपुर में ही बना। आज़ादी के बाद जो बड़े काम हुए थे, आईआईटी बनी थी 5 देश में, हमारी सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला किया कि वो दुगनी कर दी जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से पढ़ के हमारे बच्चे सक्षम हुए, कामयाब हुए दुनिया में अपनी पहचान बनाने के। आईआईटी की जब बात आई, सबसे पहले हिमाचल के लिए एक आईआईटी लेके आया, पूरे देश में तो नहीं ना बने, और मैं खुद आया फरवरी 2009 में आईआईटी हिमाचल की स्थापना की, शिलान्यास किया, कमान वैली दरंग में, जिला मंडी। वो भव्य इमारत खड़ी है विश्व स्तर की, हजारों करोड़ रुपया जिसमें लगा है, सैकड़ों बच्चे भारत के, हिमाचल के वहां से पढ़ के दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। क्या बोलते हैं कि साहब ये बात सच है? वो तो नींद पत्थर लगा हुआ है, उसको तो नहीं मना कर सकते, शुक्र है वो नहीं हटा सकते। कांगड़ा में, तालपुरा, धर्मशाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसका जिक्र इन्होंने किया। मैं तो विदेश मंत्री था, चंद्र कुमार यहाँ से एमपी थे, शांता कुमार को हरा के गए थे। तो उन्होंने मेरे से बैठ के बात की कि धर्मशाला के लिए कुछ बड़ा संस्था लेनी चाहिए। जब मंडी के आईआईटी की हमने स्वीकृति ले ली थी, बात करी, चिट्ठी लिखी, क्योंकि मैं वजीर था, मिनिस्टर था, सैंक्शन हुआ, उसका शिलान्यास हो गया। सौभाग्य से, प्रभु कृपा से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुझे कहा कि ये विभाग ठीक नहीं चल रहा, तुम ये जिम्मेवारी भी संभाल सकते हो। तो कपड़ा मंत्री भी, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी मेरे को बना दिया। तो आपके प्रतिनिधि की कलम में वो ताकत थी कि सैकड़ों करोड़ रुपया हमने सैंक्शन फौरन किया, एक विश्व स्तर का इंस्टीट्यूट ये धर्मशाला में खड़ा है। अब ये भी इनकार कर देंगे, वो तो कहेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे हमारे लोग। हमने ये इसलिए नहीं किया था कि किसी से प्रशंसा पत्र लेना है, कोई एहसान नहीं किया था, अपना फर्ज समझ के किया था कि मैं हिमाचल से गया हूं, मुझे सम्मान दिया गया, मुझे प्यार दिया है, मुझे अवसर दिया है। इंडस्ट्रियल पार्क की बात कर, मैं तो हैरान था, इन्होंने जवाब दे दिया, कुछ कहने को नहीं है। मेरा बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, तो गलत बयानी है। हिमाचल में 2 बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, एक गंदरोड़ी में, इंदौरा में, और दूसरा पंडोगा, ऊना जिले में। बद्दी, नालागढ़ में मैंने अलग कायम किए हैं, पर इस पैमाने का नहीं है, थोड़ा छोटे। यहाँ 150-150 करोड़ की लागत से बने। तब तो गंदरोड़ी पूरा बसा नहीं था जब भी करते। आज वहाँ पेप्सी है, दूसरे का कारखाने हैं, AK-47 राइफल का कारखाना भी लग गया, हजारों लोग काम कर रहे हैं। ये काम हमने किए। हमारी विस्तृत सूची
जारी की जाएगी। तो मंत्री के रूप में और एमपी लैंड्स का जो फंड होता है उससे पूरे हिमाचल का कोई जिला छूटा नहीं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ यहाँ कोई ना कोई आ जाता है कागज़ लेके के मेरे लिए ये किया था, जिसको मैं जानता नहीं। चिट्ठी लिखी, किसी ने कह दिया, हमारे साथियों ने कह दिया और हमने एकदम से किया। जनता का अधिकार है। अंत में यही कहूँगा कि हमारा मैनिफेस्टो गौर से पढ़ो, जिसमें हमने कुछ बातें लिखी है। ये जनता का मैनिफेस्टो है। पूरे देश में हम लोग गए, इलाके बांट के, और किन से बात करनी है वो भी बांटा गया। मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों के बीच में हमने जाके बनाया, बातचीत करी। मैं भी कई जगह पे गया, मेरे पास पश्चिम भारत की जिम्मेवारी दी थी, महाराष्ट्र, मुंबई, जयपुर, राजस्थान, हमारे दूसरे साथी और जगह गए। उस मैनिफेस्टो में हमने कुछ बातें कही। एक तो हिंदुस्तान के किसान जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ अन्नदाता के साथ, हमने एमएसपी की गारंटी और उसको कानून बनाने का वायदा किसान को दिया। नौजवानों के लिए प्रावधान है रोजगार के अवसर देने का। महिलाओं के लिए गरीब परिवार की हर महिला को 1 लाख रुपया, ये हमारी प्रतिबद्धता और वचन है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो। और सेना के और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता की बात हो गई थी देश में, इस सरकार के गलत फैसले और पॉलिसी से फौज की भर्ती की, जो इन्होंने ये अग्निवीर योजना 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल हमारे बेटे बेटी फौज में जाएंगे और 4 साल के बाद बाहर। उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेगी, कोई फौज की कैंटीन से राशन नहीं ले सकते। तो उस 4 साल के अंदर अगर वो, तो फौजी जानते हैं बड़े हथियारों की वेपन सिस्टम की तो ट्रेनिंग में भी 7 साल लग जाते हैं, तब कमांड सौंपी जाती है। 4 साल में तो बाहर आ जाएंगे। कहती है ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार 11 लाख रुपए देगी। तो क्या एहसान कर रहे हो 11 लाख का? देश के लिए जान हथेली पे लेके बैठे जा रहे हैं हमारे बच्चे। तो 11 लाख में से भी 5.5 लाख उन्हीं की तनख्वाह में से, वेतन में से काट के जोड़े और उसको मर जाएंगे अगर सीमा पर, तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तब भी माँ बाप को कुछ नहीं मिलेगा। जीवित रहेंगे तो पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी सामने है। सोचें, इसलिए हमने ये भी तय कर दिया, क्योंकि देश में हवा वो नहीं है जो पहले थी। हवा कुछ दूसरी तरफ चलती है, ये प्रकृति का नियम है। इस बार हवा सही दिशा में चलती है, लगता है। सरकार बदलेगी, देश को बदलाव की जरूरत है। और अब हमारा पहला फैसला होगा अग्निवीर योजना को खारिज करना। सुनिश्चित करेंगे कि फौज की भर्ती वही हो जो पहले थी, वही सारे अधिकार मिले हमारे बच्चों को, फौजियों को, जो पहले मिलते रहे। वैसे ही पेंशन, वैसे ही सुविधा। आपका बहुत समय लिया, गर्मी भी है, आपका धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के आदेश पर, साथियों का आग्रह भी है, संगठन का आदेश है, जैसा आशीष जी ने बताया, मैं आपके समक्ष कांग्रेस के उम्मीदवार के हूँ। मेरे साथ मुझे खुशी है, मेरा पूरा दल खड़ा है, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी, क्योंकि चुनाव साझा है, मेरा ही नहीं, आपका भी है। आपका आशीर्वाद मिले, सही बात लोगों तक पहुंचे, और यही मेरा निवेदन है। मेरा वचन ये है कि यहाँ के लोगों का प्यार, आशीर्वाद मिले, और भी काम करें जिंदगी के इस पड़ाव पे। जो पहले काम किए हैं उसकी कड़ी में कुछ और भी जोड़े। शायद सोचा नहीं कि पहले काम किए कि हम यहाँ चुनावों के लिए आएंगे, अब लगता है कि कोई बुलावे पर आया, ऐसे नहीं।
इसलिए यही मेरी अपील है। हम और जगह जाएंगे और मीटिंगें हैं, आप लोगों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।